हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, बिहार फॉरेस्टर, बिहार होम गार्ड 2020 और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शेर शाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो 2 से 3 सेकंड में आपको अपना आंसर चुन लेना है। आप चाहें तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देकर बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। तो देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में जान लीजिए। शेर शाह सूरी जो था, यह सूरवंश का संस्थापक था। किस वंश का? सूरवंश का यह संस्थापक था। शेर शाह बिलग्राम युद्ध, याद रखिएगा, किस युद्ध में? बिलग्राम युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। इसी के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और ये बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा किया था। शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया था और किलाए कुहना नामक मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था। इसका उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह होता है। कौन होता है? इस्लाम शाह, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और शेर शाह को जासूसी पद्धति, मुद्रा पद्धति और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व पद्धति, ये तीनों जो है प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। दूसरा प्रश्न देखिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, किसी में भी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। डीएनए में होते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आपका इसका फुल फॉर्म याद रखना है। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए जो है 4 प्रकार के संगठकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको बताइए कि क्लास जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, इनके लिए आपका जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है, ताकि वे लोग भी जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति, उसका पीवी के राय भी समिति जो भी है ये भी पंचायती राज से है, और बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब थी? 1957 में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें पीवी के राय समिति, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1985 में। ठीक है, और अशोक मेहता जो समिति थी ये 1977 में गठित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चलैया समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। चलैया समिति जो है ये टैक्स सुधार यानी कर से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को जो संभालने वाले उत्तराधिकारी थे, तो ये थे पेशवा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पेशवा जो होता था यह अष्टप्रधान में सबसे जो है
प्रमुख पद होता था और ये प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था, जिसका जो कार्य होता था वो था, क्या होता था इसका कार्य? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम पेशवा 1713 ईस्वी में, याद रखिएगा, प्रथम पेशवा 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। याद रखिएगा, किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ये बाजीराव प्रथम के पिता थे, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आखिरी पेशवा की बात करें तो आखिरी पेशवा जो था वो था बाजीराव द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया था। तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जुलाई 1947। ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया, आपको ये नाम याद रखना है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के निर्देशानुसार 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में सफेद, हरे और लाल रंगों वाले चरखा झंडा का डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और फ्रेंड्स, पहला जो हमारा सेट है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर किया है। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे जनरल एम राजेंद्र सिंह। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। अगर बात करें कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो देखिए, क्लोरोमाइसिटिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रतिजीवाणुविक। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये है अंडाशय। अंडाशय जो है यह मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्ने बतूता भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, इब्ने बतूता भारत आया था। और इब्ने बतूता की पुस्तक कौन सी है? रहला है। और इब्ने बतूता कहाँ का था? ये मोरक्को का था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, फरिश्ता के अनुसार सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और बरनी के अनुसार तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पीतल और तांबे दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 दिए, नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये है मुंबई में। और इसका नया नाम जो क्या है, इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, आप जरूर याद रखिएगा इसका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर जोग जलप्रपात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात, देखिए, जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात, इसको गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, इन दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये है कर्नाटक में और शरावती नदी पर ये स्थित है। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। तो आप इसकी ऊंचाई भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लीलावती प्राचीन भारत का एक वृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो देखिए, लीलावती जो है यह पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कर द्वितीय, याद रखिए, किसने? भास्कर द्वितीय ने लिखा है। ठीक है। और ये जो लीलावती है ये गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तक है। तो देखिए, खगोल शास्त्र ऑप्शन में नहीं है, गणित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गणित से संबंधित है। 14 नंबर देखिए, किसका उपनाम लोकहितवादी है? तो लोकहितवादी किसका नाम है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को
लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है? तो ये है कौन सा? कैसीन। और कैसीन के कारण ही दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। अगर बात करें कि दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 17 नंबर देखिए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? तो देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, ये आप याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी इनको क्या कहा जाता है? एशिया का किरण पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनके जो जन्म के पूर्ववर्ती जो जन्मों की कथाएं संकलित है वो है जातक में। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले जानिए कि एंटीपायरेटिक्स होता क्या है। तो देखिए, एंटीपायरेटिक्स जो है ये मेडिसिन है और इसका उपयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्रोसिन। क्रोसिन जो है ये एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि सल्फापिरिडिन, तो सल्फापिरिडिन का उदाहरण है सल्फा ड्रग्स। फिनॉल जो है ये किसका उदाहरण है? एंटीसेप्टिक का। ठीक है, और क्लोरोमाइसिटिसिन जो है ये है एंटीबायोटिक का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल कि किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, याद रखिएगा, एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो सबसे पहले जानिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। और इसको नियंत्रित करने का जो उपाय है वो है साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित उपयोग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये लगा होता है उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है, उसका फील्ड व्यू काफ़ी अधिक होता है। अगर बात करें कि मोटर वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो ये देनी पड़ती है वित्त विधेयक को। ठीक है फ्रेंड्स, वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद कितने में है? 117 में है, याद रखिएगा। और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 117 में है। 23 नंबर देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, 1793 में, याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों से अब
जो भू राजस्व का 90% जो था ये कंपनी को देना पड़ता था और 10% जो थी अपने पास रखना पड़ता था। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसको बनाया किसने था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना को जॉन सोर ने बनाया था। कौन बनाया था? जॉन सोर ने, याद रखिएगा। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कार्य शून्य कब हो जाएगा? जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। को यहाँ आप cos 90 रखिए, cos 19 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये कार्य कितना हो जाएगा? वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि वर्क अधिकतम कब होता है, तो ये कितने पर होता है? वर्क अधिकतम 0 डिग्री पर होता है, क्योंकि यहाँ cos 0 रखिएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो W इक्वल टू कितना होता है? FS होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 90 डिग्री। और ध्यान रखिएगा ये जो वर्क है, कार्य है, एक अदिश राशि है। 25 नंबर देखिए, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। अगर बात करें कि अंतःफलभिति, तो अंतःफलभिति जो है ये किसका खाया जाता है? ये खाया जाता है केला का, याद रखिएगा। ठीक है, और मध्य फलभिति जो है ये किसका खाने योग्य होता है? ये भी पूछा जाता है। तो ये आम का। ठीक है, आम का मध्य फलभिति और केला का अंतःफलभिति जो है ये खाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा कि जो मुद्रा राक्षस है ये किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है, याद रखिएगा। और इससे किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया है। किस शब्द का? वृषल शब्द का, जिसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, निम्न कुल में उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद अगर 14 की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 16 जो है इसमें क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक इनमें से कौन सा है? तो ये है एथिल अल्कोहल, याद रखिएगा, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एथिल अल्कोहल का? C2H5OH, याद रखिएगा। और इसी का उपयोग जो है शराब के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। और मेथिल अल्कोहल जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ये जहरीला होता है। 29 नंबर देखिए, जी की इकाई जो है क्या है? तो जी की यूनिट क्या है? तो देखिए जी क्या है? जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर बात करें कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने कार्य करने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कहने का मतलब है कि उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए F इक्वल टू कितना हो गया? G m1m2/r²। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला, ये जो है आप इक्वेशन याद रखिएगा, क्या था कि F इक्वल टू G m1m2/r²। अब यहाँ से G की देखिए, G इक्वल टू कितना हो जाएगा? G इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r²/m1 × m2। अब देखिए G का यूनिट क्या हो जाएगा? F फोर्स है, फोर्स का क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा।
ये आर स्क्वायर है यानी लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 क्या है मास है, तो ये मास का केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए आसानी से क्या निकल के आ गया यूनिट, n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि जी की वैल्यू कितनी होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 30 नंबर देखिए, लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो लिटिल कार्पोरल कहा जाता था नेपोलियन बोनापार्ट को। याद रखिएगा किसको कहा जाता था, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता था। और नेपोलियन बोनापार्ट को एक और नाम से जाना जाता था, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। अगर बात करें हिटलर की, तो हिटलर को फ्यूहरर के उपनाम से जाना जाता था। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये कहाँ का था। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सम्राट था। और ये कब बना था, 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट बना था। और 1815 ईस्वी का वाटरलू की लड़ाई, याद रखिएगा 1815 ईस्वी के वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी, इसमें जो है मित्र राष्ट्रों की सैनिकों ने नेपोलियन को पराजित करके इसको बंदी बना लिया। और बंदी बना के इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप। ये पूछा जाता है कि सेंट हेलेना द्वीप जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। वहाँ पर भेज दिया गया जहाँ 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो उस वस्तु की मांग लोच होती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल अभी हमने चर्चा किया था एथिल अल्कोहल के बारे में। 33 नंबर देखिए कि जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ध्यान से पढ़िएगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था कब, 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था एटम बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था उसका, लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय कहिए। और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसको फैट मैन नाम दिया गया था, फैट मैन। ठीक है, और इसमें यूरेनियम 235 का यूज किया गया था लिटिल बॉय में, और फैट मैन में इसमें प्लूटोनियम 293 का, याद रखिएगा प्लूटोनियम 293 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वायरस होते हैं। तो देखिए वायरस क्या है, वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वायरस की खोज किसने किया था, 1892 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था, इवानोव्स्की ने किया था। आप इसको जरूर याद रखिएगा। और विषाणु की जो अध्ययन है उसको कहा जाता है वायरोलॉजी। उसको क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विषाणु जो होते हैं वो होते हैं अकोशिकीय जीव। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है दास कैपिटल, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 36 नंबर देखिए कि रोगग्रस्त वृक्कों यानी वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है, कि रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, परासरण। क्या है ये, ऑस्मोसिस है। अगर बात करें कि डायलिसिस की, तो डायलिसिस की खोज किसने किया था, किसने किया था, विलियम जोहान कोल्फ ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसने किया था, विलहेल्म जोहान कोल्फ ने किया था डायलिसिस की खोज। ये जरूर आप याद रखिएगा। 37 नंबर देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, याद रखिएगा। ठीक है,
और इसी के शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। इसी के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था और इसी के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी और वराहमिहिर जैसे महान विद्वान रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बात करें अगर समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो ये सोडियम आयन के कारण नहीं बढ़ती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार, यहाँ संविधान बना लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो ये कम से कम 2 बार बुलानी अनिवार्य है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था गुलाम वंश के राजा बलवन ने। बलवन जो था ये गुलाम वंश का शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी ने पारसी त्यौहार नौरोज को मनाने का प्रवर्तन शुरू किया था। 41 नंबर देखिए, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो किडनी की खराबी के कारण रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यूरेमिया। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें कि शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो शरीर में मूत्र की मात्रा जो बढ़ती है उसको कहा जाता है ड्यूरेसिस। और ध्यान रखिएगा, ये किडनी जो है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, याद रखिएगा। 42 नंबर देखिए, अब सभी जानते हैं कि EWS, ठीक है, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का जो है इसका इस्तेमाल जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। 44 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 45 नंबर देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अगर बात करें दयानंद सरस्वती ने, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। 46 नंबर देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। 47 नंबर देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत जो है उसमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। क्योंकि इसमें जितने भी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे मेघ, बादल, वर्षा, गर्जन, ये सारी होती हैं। ये जो घटनाएं हैं समताप मंडल में नहीं होती, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो आदर्श दशा जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला जो देश है वो है कनाडा। अगर बात करें तो इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया है तीसरे नंबर पर। ठीक है फ्रेंड, और नॉर्वे जो है ये है दूसरे नंबर पे। तो पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहले जानिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है ये कब भारत आया था?
1928 में 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ था आया था? बॉम्बे आया था। ये जगह भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? तो देखिए, लॉर्ड इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुई थी। तो ये 2 घटनाएं आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर देखिए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये शुंग वंश का संस्थापक था, ठीक है फ्रेंड्स। ये शुंग वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके इसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया गया है। तो ये प्रदान किया गया था अनुच्छेद 370 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसको देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड देखें, हम लोगों ने 50 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। ये जो 52 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन था आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड मैंने लंबा वीडियो नहीं लिया है क्योंकि काफ़ी असुविधा होती है लंबा वीडियो को देखने में, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल, उसके बाद बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर और बिहार पुलिस होम गार्ड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।